पढ़ेंगे। तो देखिए बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ बिज़नेस इज़, बिज़नेस रेफर्स टू ऑक्यूपेशन। बिज़नेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। पीपल रेगुलरली एंगेज, जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पर लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज कोई काम कर रहे हैं और कल हम उस काम को छोड़ देंगे। वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर एंगेज रहते हैं इन एक्टिविटीज़, जैसे कि परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू अर्न प्रॉफिट। ये सभी एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो लगे रहते हैं। तो बिज़नेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पर एंगेज रहते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो देखिए अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिन एक्टिविटीज़ को करके हमें किसी भी तरह की इनकम हो रही है तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और वो कोई भी काम जिसे करके हमें किसी भी तरह की पैसा नहीं मिल रहा, किसी भी तरह की इनकम नहीं हो रही है, तो वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न लिवलीहुड, जैसे कि टीचर टीचिंग इन स्कूल। टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं, उस बात के उसकी इनकम हो रही है, तो इसलिए वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वही टीचर घर पर जाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे उस बात के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक है। और अगर वो टीचर घर पर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जैसे कि कुक इज़ कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कुक जो है वो खाना बना रहा है। इसका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। वो सिर्फ लव के लिए, सिंपैथी के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मदर कुकिंग फूड फॉर हर किड्स, मदर जो है अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ये इससे हमें क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें किसी तरह की इनकम या किसी तरह का पैसा जो है इसमें नहीं मिलता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको परफॉर्म करने के बाद हमें किसी तरह का पैसा मिलता है, हम जिससे अपना आजीविका जो है वो चला सकते हैं, उसको हम इकोनॉमिक कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक, जिसको परफॉर्म करने के बाद हमें कोई इनकम नहीं मिलती है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। आगे है हमारा बिजनेस फर्म्स। अब बिजनेस फर्म क्या होती है, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती हैं वो बिजनेस फर्म्स होती हैं। अब देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा है वो किस किस तरह की होती हैं। बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है। बिजनेस मतलब कोई पर्सन है वो खुद या किसी और के साथ मिलकर, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके कोई फर्म चला रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इस्टेब्लिश की है और उससे वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस। प्रोफेशन, जब लोग किसी प्रोफेशन में जाकर, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, वो क्या है, एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन में आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट, हम किसी के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये सभी की सभी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इनको करने के बाद हमें क्या मिलता है, इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, जिससे हम अपना आजीविका जो है वो चला सकते हैं। अब देखिए बिजनेस को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। मतलब ऐसी फर्म्स का ग्रुप जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है या फिर उनसे रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो सीधा नेचर से जुड़ी होती है और जो एक्सट्रैक्शन का काम करती है, जैसे कि फार्मिंग हो गया या फिर माइनिंग हो गया, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। और प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो लोग, सभी लोग जो फार्मिंग में लगे हैं या फिर माइनिंग में लगे हैं, वो सभी इसी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। उसके बाद आता है सेकेंडरी, जब हमने प्राइमरी में जो गुड्स को एक्सट्रैक्ट किया है उनको हम आगे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी में क्या होगा, हमें जो सर्विस सेक्टर होता है वो सारा का सारा सर्विस सेक्टर टर्शरी एक्टिविटीज़ में आएगा, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में आएगा। जैसे कि डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, लॉयर अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वो सभी एक जैसा ही काम कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंडरी आगे है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए तो पता ही आपको कि हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो सभी इसी में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में
जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से गुड्स को एक्सट्रैक्ट किया है या जो रॉ मटेरियल लिया है हम उसको आगे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि हमने कॉटन ले लिया यहाँ से और कॉटन को आगे कपड़ा बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। और कॉटन का एक्सट्रैक्शन किस में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो मैन्युफैक्चरिंग में 4 पॉइंट्स होते हैं। एनालिटिकल, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। सिंथेटिकल, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो वो सिंथेटिकल में आ जाएगा। आगे प्रोसेसिंग, किसी काम को हम आगे प्रोसेस करके बना रहे हैं। असेंबलिंग, जैसे कि गाड़ी के पार्ट्स हैं उनको असेंबल करके हम गाड़ी बना देते हैं, तो असेंबलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। उसके बाद होता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट हैं अपने गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसमें किस में आएगा, ये कॉमर्स में आएगा। जैसे कि हम किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं या फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो सभी किस में आएंगे, कॉमर्स में आएंगे। तो मेनली इसमें क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब किसी भी तरह का व्यापार, और ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, जो इस व्यापार को करने में हमें हेल्प करती हैं, तो वो होंगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह का हो सकता है। इंटरनल क्या होगा, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या होता है, अब जैसे कंपनी कोई मैन्युफैक्चर कर रही है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है और वो बल्क में किसी को आगे सेल कर रही है, तो वो क्या होती है, होलसेल। मतलब कंपनी ने किसी पर्सन को बल्क में सामान बेच दिया, तो वो तो हो जाएगा होलसेल। और रिटेलर क्या होता है, रिटेलर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन वही होलसेलर से खरीद लेगा, दूसरे होलसेलर से भी खरीद लेगा। इसके पास बल्क में होता है, सामान होता है, लेकिन बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। और होलसेलर के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बल्क में होता है। अब एक्सटर्नल क्या होगा, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना और एंट्री पोर्ट करना। अब आगे है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं। अब ट्रेड में क्या क्या हेल्पफुल हैं, सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बिना ट्रेड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जब हमने सामान को बल्क में प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद हम एक क्या करते हैं, एक स्टोर में इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस, भाई हमारा जो सामान हमने इकट्ठा करके रखा है या फिर हमने जो ट्रांसपोर्टेशन में दिया है उसको किसी भी तरह की नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इंश्योर करवाते हैं। तो इंश्योरेंस उसमें इस तरह से हेल्प कर देता है। बैंकिंग हमें कैसे हेल्प करता है कि हमारे पास मान लीजिए पैसा नहीं है, हमें लोन चाहिए, तो हम बैंक हमें जो है वो हेल्प करेगा। एडवर्टाइजिंग हमें कैसे हेल्प करता है, जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, अगर कस्टमर को उसकी जान पहचान नहीं है तो कस्टमर को उसके बारे में बताना, वो कौन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजमेंट का ही काम होता है कि हम अपने गुड्स की जो फीचर्स हैं या क्वालिटीज़ हैं जो कस्टमर्स को बता रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है। तो ये तो था आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो देखिए इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स। सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हुई जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं या फिर रिलेटेड गुड्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका फर्म्स का ग्रुप, वो क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक की जो गुड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो गुड्स होंगे, वो कहाँ पर, यहाँ पर ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। और जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। अब जो इंडस्ट्रीज़ है रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा ये, क्योंकि इससे हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर से कॉटन लिया और उसका हमने सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा बना दिया, क्लोथिंग बना दिया, तो हम कॉटन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने कपड़ा बनाने के बाद उसको यूज़फुल गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी हो सकता है और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है। अब देखिए कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, एक एक्टिविटी है नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये किसके लिए यूज़ की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज करने के लिए, जो हमें नेसेसरी फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बाय रिमूविंग हिंड्रेंसेस, हर तरह की जो बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं उनको ये रिमूव करते हैं। जैसे कि प्लेस, अब हमें नहीं पता ना कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम उस प्लेस पर तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हमें तो रिटेलर की शॉप पर वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। टाइम, जब हमें टाइम होता है तब हम रिटेलर से ख़रीद लाते हैं। रिस्क, हमारे पास कोई भी रिस्क भी किसी तरह का नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो सभी तरह की जो बाधाएं कस्टमर को आती हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, कॉमर्स या ट्रेड। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस कितने तरह के होते हैं, तो देखिए सबसे पहला है पार्टनरशिप।
हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप का एक्ट क्या है 1932। इसमें ये कहा गया है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन के बीच में वो रिलेशन होता है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो सभी के सभी क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी पार्टनर्स जो है उसको कैरी कर रहे हैं या फिर कुछ पार्टनर उनके बिहाफ पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो देखिए, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब 2 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जो अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह से तो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया होगा ना, तो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या फिर ओरल भी हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। अगर पार्टनर्स किसी भी तरह के लॉस में चले जाएं तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको अपने एसेट में से उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, जब तक कि वो पार्टनर बैंकक्रप्ट ना हो जाए। उसके बाद रिस्क बेयरिंग बाय ऑल, सभी पार्टनर्स जो हैं रिस्क बेयर करेंगे जितना भी उस पार्टनरशिप फर्म में होगा। म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, वो क्या है, एक साथ होकर के डिसीजन मेकिंग करेंगे और कंट्रोलिंग का काम सभी मिलकर करते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यू विद न्यू एग्रीमेंट। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो जो पहले वाला जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब उसे कंटिन्यू करने के लिए उन्हें न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि भाई ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई तो ए और सी किस तरह से काम करेंगे उसमें, तो इसलिए उन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। 2 और 50 पार्टनर्स, 2 मिनिमम पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 पार्टनर्स। अब आगे है म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं। अब पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर, जो सभी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में, या फिर किसी भी तरह की हमें पैसे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो सभी एक्टिविटीज़ में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। दूसरा आएगा डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। इनके नाम जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्लीपिंग की जगह डोरमेंट आ सकता है, तो आप ये हो सकता है कि क्या होता है ये डोरमेंट पार्टनर। तो डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, नेवर पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, वो कभी भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसका क्या होता है, पार्टनरशिप शेयर होता है। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन जब वो 18 साल से ऊपर का होगा तब उससे पूछा जाएगा कि आप इस पार्टनरशिप में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। अगर वो एग्री करता है तो एग्रीमेंट बनेगा, नहीं तो फिर वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। और माइनर पार्टनर, जब तक वो माइनर रहेगा तब तक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा, लॉस वो बियर नहीं करेगा। अब पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर नहीं है लेकिन पार्टनर होने को प्रिटेंड करता है। अब वो पार्टनर नहीं है लेकिन दूसरों को ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो इस कंपनी में पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर, उसका सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। मान लीजिए ABCD पार्टनर्स हैं और D जो है वो वहाँ पर पार्टनर नहीं है, उसने पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन उसका सिर्फ नाम यूज़ किया गया है कि हाँ ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसकी भी है, तो नॉमिनल पार्टनर वो होता है। उसके बाद है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसमें भी क्या होता है, पार्टनर वो नहीं होता लेकिन इसका भी क्या नाम यूज़ किया जाता है पार्टनर्स में। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो सीक्रेटली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम कहीं पर भी नहीं लिखा होता कि ये भी हमारा पार्टनर है, ना ही डिस्क्लोज़ किया जाता है किसी के आगे कि ये बंदा जो है हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर है। तो टाइप ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और स्लीपिंग। माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और सीक्रेट पार्टनर। अब देखते हैं कि इनकी लायबिलिटीज़ कितनी रहती हैं, इनका टाइम पीरियड, इनका वर्क जो है वो किस तरह से रहता है। अब देखिए, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होगा क्योंकि वो एक्टिव हो तो वो हर एक काम में पार्टिसिपेट करेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल होगा। लायबिलिटी कितनी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा और लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। सीक्रेट पार्टनर वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी रहेगा, प्रॉफिट शेयर लॉस भी करेगा और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा कि उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। उसके बाद है नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर।
उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नाम दे रहा है अपना। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी नहीं रहेगा, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये भी इसका पार्टनर है। मान लीजिए ABCD पार्टनर थे, D जो है वो नॉमिनल पार्टनर है। अब बाहर जो लोगों को क्या पता है बिजनेस फर्म के बाहर कि यह भी पार्टनर है, और उसके क्या पता उन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट करके वहाँ पर पैसा लगाया हो, वहाँ से गुड्स वगैरह परचेज़ किए हों, तो इसलिए उसकी लायबिलिटी बनती है। वहाँ पर उसका नाम देखकर क्या पता क्रेडिटर्स ने लोन दिया हो, बैंक वालों ने उनको लोन दिया हो, तो इसलिए उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है क्योंकि उसने नाम अपना दिया है। पार्टनर बाय एस्टोपल, ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, प्रॉफिट्स और लॉस भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। माइनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि ये भी 18 साल से ऊपर का नहीं हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो होंगे वो इसको मिलेंगे, लॉस ये बेयर नहीं करेगा, और इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, मतलब जितना इसने पैसा लगाया है उतने तक ही होती है, उसके बाद इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो आगे देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अब पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो कितने तरह की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना। जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है, और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कंपलसरी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, तो वो तो होती है जनरल पार्टनरशिप। उसके बाद क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहती है, तो उसके बाद अब एक और फॉर्म बनी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा? पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, इसके नाम से ही पता है कि जो इनकी पार्टनरशिप की लायबिलिटी है वो कितनी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, और सिर्फ एक पार्टनर जो है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और वही जो बड़े से बड़ा डिसीजन होगा, मान लीजिए पैसे से रिलेटेड है या फिर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बनाएं या ना बनाएं, तो वो कौन करेगा? यही पार्टनर करेगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, मेजर डिसीजन यही लेगा, और बाकी की जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के बेसिस पर, मतलब कि टाइम के बेसिस पर हम पार्टनरशिप को कैसे कर सकते हैं? पार्टनरशिप एट विल, हम अपनी इच्छा से जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जब हमारा मन करेगा हम उस पार्टनरशिप को तोड़ देंगे। ये तो हो गया विल पर। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर प्रोजेक्ट और टाइम। अब मान लीजिए हमने बिज़नेस शुरू किया है, हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स ने, उन तीनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा था, तो उन्होंने एक साथ मिलकर बिज़नेस शुरू कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 3 साल तक तो इकट्ठा बिज़नेस करेंगे, उसके बाद बिज़नेस हम अलग अलग कर लेंगे। तो टाइम कितना हो गया उनका? 3 साल का। तो उनकी पार्टनरशिप कितने साल की रहेगी? 3 की। या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है कि एक फैमिली बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है? इंडिया में। इंडिया में ही ऐसा होता है कि एक फैमिली बिजनेस है ओन्ड एंड कैरीड ऑन, जो किसकी ओनर कौन होता है? वो भी फैमिली का हेड होता है, और कैरी भी किसके द्वारा किया जाता है? जो भी फैमिली के मेंबर्स होंगे उन सभी के द्वारा कैरी किया जाएगा बाय फैमिली मेंबर्स। और कितने हो सकते हैं वो? 3 सक्सेसिव जनरेशन, मतलब मान लीजिए पोता है, उसका पापा है और उसके दादाजी हैं, बस 3 ही जनरेशन हुई ना। इन तीनों के द्वारा क्या किया जाएगा? कैरी किया जाएगा। कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे बड़ा होगा ना फैमिली में, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, और उसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो हिंदू फैमिलीज़ में जो बिज़नेस करते हैं और जो कर्ता ओन करता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो उसका हेड रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ये किसके थ्रू गवर्न किया जाता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो किसके द्वारा एक्ट करती है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फॉर्म्ड इन इंडिया ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है ये। गवर्नड बाय हिंदू लो, हिंदू लो जो है हमारे उनके द्वारा गवर्न किया जाता है। मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ, अब जो भी उस फैमिली में जन्म ले लेगा वो उस बिज़नेस का हिस्सा हो जाएगा, तो ये मेंबरशिप क्या हो जाएगी? बर्थ के द्वारा हो जाएगी। अब मेंबर्स को क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स कहा जाता है। मेंबर्स का नाम होता है को पार्टनर्स, किसमें? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। जैसे पार्टनर्स में पार्टनर बोला जाता था ना, अब इसमें मेंबर्स में क्या होगा? को पार्टनर्स। तो ये 2 तरह के होते हैं, दया भाग और मिताक्षरा।
दया भाग क्या होता है, आसाम और वेस्ट बंगाल में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, बोथ मेल और फीमेल मेंबर्स जो होते हैं वो को पार्टनर्स मतलब कि मेंबर्स होते हैं इसके, मेल भी और फीमेल भी। मान लीजिए कि किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 बेटे हुए हैं और 2 बेटियां हुई हैं, तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, उसके मेंबर्स हो जाएंगे बिजनेस के। लेकिन मिताक्षरा में क्या होगा, एक्सेप्ट आसाम एंड वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में होता है ये लागू, लेकिन आसाम और वेस्ट बंगाल में नहीं होता। उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स, क्योंकि हमारी जो समाज है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, तो इसलिए मेल मेंबर्स को ही उसका मेंबर समझा जाएगा, को पार्टनर समझा जाएगा। लेकिन दया भाग पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल पे है। मिताक्षरा आसाम और वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया पर होता है। तो देखिए, बेस्ड ऑन 2 फीचर्स हैं इसके, कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी की प्रॉपर्टी तो कॉमन है ना, जो दादाजी के पास प्रॉपर्टी थी वही उसके बेटे के पास होगी, वही उसके बच्चों के पास होगी। को पार्टनरी, ये क्या है कि मेंबर्स होते हैं इसके। लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि कर्ता कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है, और जो सभी डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, वो कौन लेता है, कर्ता लेता है। कंट्रोल बाय कर्ता ओनली। कंटिन्यूटी, ये जो फैमिली बिजनेस है ये कंटिन्यू होता रहता है। मान लीजिए जो कर्ता है वो एक्सपायर हो गया, तो उसका जो बेटा है वो कर्ता बन जाएगा, वो भी एक्सपायर हो गया तो उसका जो बेटा है वो कर्ता बन जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। माइनर मेंबर भी होंगे ना, क्योंकि जन्म होते ही वो क्या बन जाते हैं, उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, तो माइनर ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइंड टुगेदर विद द एम ऑफ मेंबर्स वेलफेयर। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स कुछ पर्सन्स मिलकर अपनी इच्छा से वॉलंटरी जो है वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, जो क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा उसके वेलफेयर के लिए वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, इज़ नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसके क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सीधा सा क्या मतलब है इसका, कि कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बना रहे हैं, उसमें वो क्या बनाएंगे, मेंबर्स एक अमाउंट फिक्स कर देंगे कि आप इतना अमाउंट हमें अगर पे करोगे तो हमारी सोसाइटी के आप मेंबर बन जाओगे, और आपको किसी भी तरह की आगे हेल्प चाहिए होगी तो हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेनली अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही बने होते हैं। तो इसमें देखिए फीचर्स क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1912 के अंडर ही जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। फंड्स आर रेज्ड थ्रू मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स इशू करके मेंबर्स जो हैं वो फंड्स को इकट्ठा करते हैं। मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। तो जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं तो कम से कम 10 अडल्ट मेंबर्स, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, तभी इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल्ड बाय मैनेजिंग कमेटी। अब कमेटी बना दी जाएगी कि जो उसके जो सारे काम हैं या जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। कितनी रहेगी, जितना शेयर का अमाउंट होगा और जितनी उन्होंने परचेज़ की होगी तब उतनी ही रहेगी। सर्विस मोटिव, सबसे बड़ा जो मोटिव है इसका, सबसे बड़ा जो फीचर है इसका वो क्या होता है कि उनका काम है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। सर्विस देना, सोसाइटी को सर्विस देना या मेंबर्स को सर्विस देना। अब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी तरह की होती हैं, तो ये 6 तरह की हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर के भले के लिए बनाई गई है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स के भले के लिए बनाई गई है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या मार्केटिंग का काम करेंगे, एडवर्टाइजिंग का काम करेंगे। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कि फार्मर को अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए, किसी तरह का लोन चाहिए तो तब ये बनाई गई है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो भी इसके मेंबर होंगे उनको किसी तरह का अगर क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए तो वो ये प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है कोऑपरेटिव हाउसिंग, अगर किसी को घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोन चाहिए है, तो ये जो सोसाइटी होगी उसको घर बनाने में हेल्प करेगी, उसको लोन प्रोवाइड करेगी। तो देखिए सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑपरेशन सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। एम इज़ टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन्स को एलिमिनेट करके, ख़त्म करके जो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है अचीव कर सकते हैं, उसका ही ये मेन एम होता है। मिडलमैन मतलब कि जैसे देखिए
पहले कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके बाद वो होलसेलर के पास गया, फिर उसके बाद वो रिटेलर्स के पास गया, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचा। तो सभी अपना अपना जो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। अब मार्जिन रखेंगे तो जो कस्टमर तक पहुँच रहे, कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते जो सामान की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी ने अपना अपना मार्जिन रखा ना। तो ये जो मिडल मैन है, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इनको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचे तो उसकी जो वैल्यू है या फिर उसके जो परचेज़ प्राइस है वो मिनिमम रहे। गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर। इसमें क्या करेंगे, ये जो सोसाइटीज़ रहेंगी ना, जैसे होलसेलर्स बल्क में प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज़ कर लेते थे, इसी तरह से ये सोसाइटीज़ भी जो है प्रोड्यूसर से बल्क में सामान को परचेज़ कर लेंगी, और जो जो इसके मेंबर होंगे वो उन्हें मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन रख के उनको आगे सेल कर देंगे, ताकि दोनों का भला हो जाए। जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा पे ना करना पड़े, होलसेलर और रिटेलर को। आगे है जी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एम इज़ टू सप्लाई इनपुट टू मेंबर्स एंड बाय देयर प्रोडक्ट। इसका एम क्या है, मेंबर्स को इनपुट सप्लाई करना और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना। अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो सामान बनाता तो है लेकिन उसका बिकता नहीं है, तो इसलिए उनके प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा, ये सोसाइटी वाले खरीदेंगे। टू प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम बिग कैपिटलिस्ट्स। बिग कैपिटलिस्ट मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो बल्क में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर उनको लॉस भी हो जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनके पास थोड़ा सा पैसा, उन्होंने वो इन्वेस्ट कर दिया और उसका वो सामान बिका ही नहीं, तो वो लॉस में चले जाएंगे, तो वो तो बेचारे क्या हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे ना, उनके पास तो ज़्यादा पैसा है ही नहीं। तो इनकी जो प्रोडक्ट्स जो ये बनाएंगे, अगर वो नहीं बिकता तो वो कौन खरीदेगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदेगी, और आगे इसी के मेंबर्स को क्या कर देंगे, वो बेच देंगे। तो ये क्या होती है, प्रोड्यूसर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, और बिग कैपिटलिस्ट से उन छोटे प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए भी होती है। उसके बाद होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट। अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकें या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकें। अब वो बताएंगे ही नहीं तो उसका सामान बिकेगा कैसे। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उनका प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करती हैं। एम इज़ टू प्रोवाइड अ सिक्योर मार्केट। एक सिक्योर मार्केट प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऑल्सो परफॉर्म्स वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग मीन्स कि जो सामान बना है उसको हम क्या गोडाउन में रख रहे हैं स्टोर करके, या फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। तो ये कौन करता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मेनली स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ही बनाई जाती हैं। आगे है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइज़र। बढ़िया क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करेगी, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। एम इज़ टू गेट बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। जो बड़े स्केल पर जो फार्मिंग होती है उनके बेनिफिट्स को, ताकि छोटे फार्मर्स भी हैं वो अचीव कर सकें, उनका सिर्फ यही एम रहता है। उसके बाद है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्म टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर मेंबर्स। इनके जो मेंबर्स होंगे ना, इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे, उनको किसी तरह का क्रेडिट चाहिए या लोन चाहिए है, तो इसके लिए ये फॉर्म की जाती हैं, बनाई जाती हैं। प्रोवाइड लोन टू नीडी मेंबर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो लोन मान लीजिए बैंक से लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर किसी और से लेता है तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सोसाइटी है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नीडी मेंबर, ज़रूरतमंद मेंबर को, जो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस लोन की या पैसे की, उसको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो दूसरों को पैसा उधार देते हैं, उनसे उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, अपने मेंबर्स को उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इस सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फॉर्म्ड टू हेल्प मेंबर्स इन कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। अगर जो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो घर बनाना चाहते हैं तो ये उनको इसमें हेल्प करती है। ये सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट एट रीजनेबल रेट। ये सोसाइटीज़ क्या करेंगी, फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करवा के रखेंगी और उनको आगे रीज़नेबल रेट पर सेल कर देंगी, या फिर प्लॉट खरीद लेंगी और उनको रीज़नेबल रेट पर आगे अपने मेंबर्स को सेल कर देंगी। तो ये काम होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग का। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, और वो सारा इकट्ठा पैसा नहीं लेती उनसे, इंस्टॉलमेंट्स में लेती है कि हाँ आप इतने अमाउंट जो है हमें हर महीने या फिर हर साल जो है वो पे कर दीजिएगा, और जो प्लॉट है या फिर जो
फ्लैट है ये आपके नाम हो जाएगा इतने टाइम के बाद। तो ये होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि अकेला, सोल मतलब अकेला इंसान जो है वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सारा रिस्क भी उसका ही होता है, सारा कंट्रोल भी उसका आता है, पैसा भी उसका होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर भी एक अकेले की ही होती है, क्योंकि सोल है ना, वो अकेला ही है, तो सभी के सभी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो जेम्स स्टीफेंसन के थ्रू जो है डेफिनेशन लिखी गई है, उन्होंने लिखा है अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ पर्सन, एक पर्सन है हु कैरीज ओन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय और फॉर हिमसेल्फ, वह बिजनेस को कैरी करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा किया जाता है और उसी के लिए किया जाता है। ही इज़ नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ओनर नहीं होता, बट ऑफ द अंडरटेकिंग, वह उस पूरे बिजनेस का भी ओनर होता है। बट इज़ यूजुअली द मैनेजर, और वह उस बिजनेस का मैनेजर भी होता है, ऑर्गेनाइजर भी होता है। टेक्स ऑल द प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट्स भी वो खुद ही लेता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेज, अगर किसी तरह का लॉस होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। तो देखिए मेनली क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वही बिज़नेस को शुरू करता है, वही बंद कर सकता है, सारी कैपिटल भी उसकी होती है, सारा रिस्क भी उसका होता है, अगर लॉस होता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉफिट होता है तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की पावर भी किसके पास होती है? उसी के पास होती है। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, कि अकेला पर्सन जो है वो बिज़नेस को रन कर रहा है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या होते हैं। ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब देखिए ईजी कैसे होता है, क्योंकि हमें किसी और के साथ तो मिलकर काम करना ही नहीं ना, अकेले करना है, तो हम कभी भी अपनी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कभी भी अपने बिज़नेस को बंद कर सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी? कोई भी किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो हुई नहीं ना, क्योंकि अकेले को ही काम करना है। बस अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि अगर अकेला ही है, अगर किसी भी तरह का लोन अगर वो लेता है तो क्रेडिटर्स वगैरह किसको पकड़ेंगे? आके उसी को पकड़ेंगे ना, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती, जैसे कि पार्टनरशिप में होती है, एक मोहर जो है उनकी स्टैंप जो वो चलती है, अगर वो स्टैंप ना लगी हो और अकेले साइन हो तो जो कागज़ है वो क्या माना जाएगा? रद्द माना जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रिस्क भी यही बेयर करता है, कंट्रोल भी सारा इसका ही होता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अगर मान लीजिए किसी भी तरह से उसको कुछ हो जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप को मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाए या फिर वो पैरालाइज हो जाए और वो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करने में या फिर अपने बिज़नेस में आने में असफल हो जाए, तो क्या होगा? वो बिज़नेस बंद ही करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे नॉर्मली क्या होता है कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती हैं। अगर किसी तरह की उस इंसान को डेथ हो रही है या फिर पैरालाइज हो रहा है, वो दुकान पे आने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? दुकान बंद ही रहेगी इतने दिनों तक। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी होता है कि बिज़नेस को आगे कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, क्योंकि अकेला होता है। सिंगल ओनरशिप, अकेले की ही ओनरशिप होती है। अब हमारे जो चारों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और फर्म्स थे वो हमारे जो है वो हो चुके हैं ख़त्म। पहला हमने पढ़ा पार्टनरशिप, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और उसके बाद है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग टाइप क्या हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिल्कुल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द रीजन्स टू शट डाउन द बिजनेस। बिजनेस को बंद करने का क्या रीज़न हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट, डेथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इम्प्रिजनमेंट हो जाए किसी की तो भी तो बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है, डेथ हो जाए तो भी करना पड़ेगा, या फिर उन्हें अगर पार्टनरशिप है तो उन्हें एग्रीमेंट दोबारा करना पड़ेगा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसको बंद ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? बोथ बी, ए एंड बी। नो सेपरेट एंटिटी इज़ द फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है कि नो सेपरेट एंटिटी होती है? तो ये किसका होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं होता, क्योंकि 10 मेंबर होते हैं इसमें। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिल्कुल होता है, गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, पार्टनरशिप का भी नहीं, उनकी स्टैंप चलती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एडवांटेज नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। कैपिटल कितनी होगी? लिमिटेड होगी। अगर 2 से ज़्यादा देखो पार्टनर्स होते तो उनके पास कैपिटल या रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते, तो ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव उसको ही मिलेगा, अकेले कोई, ये भी होता है।
क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेला है तो कभी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी से वो ले सकता है। तो बोथ बी एंड सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द एडवांटेज ऑफ, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास वो कॉन्फिडेंशियल है, हमारे पास ही है, हम दूसरे के पास वो इन्फॉर्मेशन जो है नहीं पहुंची है। तो किसका होता है एग्जांपल, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होता, क्योंकि कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सभी को वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल कहाँ रह गई, सीक्रेट तो रहा ही नहीं ना वो। पार्टनरशिप में भी नहीं होता, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको सभी को पता होना चाहिए, तो इसमें भी कोई सेक्रेसी नहीं रही, दोनों में नहीं रही। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला इसी में होता है, अकेला होता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो इसी के पास रहेगी, इसका मन करेगा तो किसी को बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो इसी के पास रहेगी ना, नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये तो एडवांटेज हुआ ना कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है किसी भी तरह का तो हम उसको जल्दी से ले सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी होता है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी होता है क्योंकि सारी लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, उसी की हो जाएगी। तो बोथ बी एंड सी, ये आंसर जाएगी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।